सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज हम बेसिकली डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो वॉर एस्केलेट हुआ है ईरान, यूएस और इजराइल के बीच में, इसका इफेक्ट हम इंडिया पे क्या होगा। क्या सच में एज इंडियंस हमें टेंशन लेने की जरूरत है और क्या एग्जैक्टली इफेक्ट हमारे ऊपर आ सकता है आने वाले कुछ समय में अगर ये वॉर नहीं रुकती है। इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, पेट्रोल, डॉलर, आईटी इंडस्ट्रीज एज वेल एज स्टॉक मार्केट, जिसको हम देख ही रहे हैं कि वो कितने समय से गिर रहा है, किस वजह से गिर रहा है और आगे जाकर और ये कितना ज्यादा डिटोरिएट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात हो रही है, जिसको लेके बहुत ज्यादा ही बात की जा रही है। उससे पहले अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, द क्वेश्चन इज कि अगर पेट्रोल का जो प्राइस है इंडिया में, वो अगर मान लीजिए आने वाले कुछ समय में 120 से 130 रुपया पर लीटर हो जाए, एलपीजी सिलेंडर प्राइसेस इंक्रीज हो जाए बहुत ही रैपिडली, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1500 के अराउंड, स्टॉक मार्केट जो गिर रहा है कंटिन्यूसली उसमें फॉल आई, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कंसिस्टेंसी ना रहे और मार्केट गिर नहीं रहा हो, आईटी जॉब्स पर प्रेशर बना रहे और फॉरेन रेमिटेंस की प्रॉब्लम अगर हो जाए तो क्या करेंगे हम? क्योंकि माना ये जा रहा है, हर जगह ये कहा जा रहा है कि ये जो वॉर है ये हमें इम्पैक्ट नहीं करेगा। अरे ये इंडिया की वॉर है ही नहीं, ये तो मिडिल ईस्ट में चल रही है, मिडिल ईस्ट की वॉर है, हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है ही नहीं, हमें चिंता करने की कोई जरूरत है ही नहीं। देखा है तो ये बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बहुत समय से इसी चीज को लेकर बात चल रही है कि भाई न्यूज चैनल से लेकर हर जगह पर यही बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये जो वॉर है इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आने वाला नहीं है। क्या ऐसा सच में है? क्या सच में ऐसा कुछ है कि इसका वॉर का इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं आएगा? चलिए देखते हैं। ये वॉर तो बहुत हजारों किलोमीटर दूर खेली जा रही है, या आप बोल सकते हैं इस वॉर में इन्वॉल्व लोग हैं। ये 3 कंट्रीज हैं मेजरली, दैट इज ईरान, इजराइल एंड यूएस। लेकिन कहा यह जाता है कि तेल ही खेल करता है, मतलब हमारी कंट्रीज जिसका अप्रोक्सीमेटली 85-90% हम डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल के ऊपर ही, ऑलमोस्ट हमारा जो इम्पोर्ट है वो सब कुछ क्रूड पे ही बेस्ड है, हम पूरे डिपेंडेंट है उसके ऊपर। तो क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ सकता है इसकी वजह से, ये हम लोग देखेंगे आज के इस पहले वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं दैट इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। क्या है भाई इसमें ऐसा, क्यों सब लेकर चिंता है या चिंतित है इस चीज को कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद हो कर दिया गया, बेसिकली इसे बंद कर दिया गया है। ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन ये कहा गया है कि भाई कोई भी शिप गुजरेगा नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। देखिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये है ईरान, जिसका पूरा का पूरा कब्जा इस पूरे एरिया पर है। अगर आप देख सकते हैं एक छोटा सा एक रास्ता है जिसके थ्रू गुजरता है एक, आप बोल सकते हैं यहाँ से जो वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसका 20% के करीब जो ऑयल ट्रेड होता है वो इसी के थ्रू होता है। मतलब इसी पासवे के थ्रू से ही सारे शिप गुजर के जाते हैं और आते हैं, और अल्टीमेटली पूरा का पूरा ट्रेड जो होता है वो ऑयल का इसी के रूट के थ्रू होता है। और इसे ही बंद कर दिया गया है। बंद इन द सेंस कि अगर आप एज अ ऑयल टैंकर या कोई भी अगर शिप यहां से गुजरने की कोशिश करता है तो ईरान का सीधा कहना है भाई हम उसके ऊपर मिसाइल मार देंगे, जिसके बाद बहुत ज्यादा टेंशन है। और आप उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं कि जिसकी वजह से जो क्रूड प्राइस है, जो क्रूड ऑयल है वो बहुत तेजी से बढ़ चुका है, उसका जो प्राइस है बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। और जो शेयर मार्केट है वो अल्टीमेटली लास्ट वीक क्रैक किया, देखा जाए तो फ्राइडे भी क्रैक किया लास्ट हाफ में, और मंडे को भी उसमें बहुत ज्यादा डेंट आया। क्या ऐसा कुछ पहले हुआ है? ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कभी बंद नहीं किया गया है, क्योंकि पहले भी ऐसा एक वॉर हुआ है, ये इस तरीके के वॉर्स कंडक्ट किए गए हैं मिडिल ईस्ट में, लेकिन कभी भी ऐसा पास्ट में नहीं हुआ। तो सर इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है? देखिए बाकी वर्ल्ड का तो सिर्फ 20% ही क्रूड या आप बोल सकते हैं ग्लोबल ऑयल यहां से फ्लोट करता है,
टैंकर फिक्स रेस बेसिकली रिस्क फेस कर रहे हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट इंक्रीज हो ही रहा है, सप्लाई टाइट हो चुकी है, एंड ऑयल प्राइसेस जो है वो जंप किए जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम है किसके लिए? प्रॉब्लम हमारे लिए सबसे ज्यादा है, इंडिया के लिए प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो ये 4 पोर्ट्स हैं, बेसिकली जो वेस्टर्न एरियाज के जो पोर्ट्स हैं वो इस स्टेट ऑफ हार्मुज के ऊपर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। इंपोर्ट ऑफ ऑयल्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ राइस, ओके, एंड मेडिसिन जो भी यूरोप में हम ट्रांसफर करते हैं या यूरोप में हम पहुंचाते हैं। बेसिकली देखिए आप, ये स्टेट ऑफ हार्मुज है, ये छोटा सा अगर आपको दिख रहा है, जब ये अली पोर्ट के पास, यहां से बेसिकली होकर हम सऊदी अरब के थ्रू फिर इजराइल से ग्रीस वगैरह और यूरोप में पूरा एंटर करते हैं अपने मेडिसिन, अपनी जो भी अनाज वगैरह है, राइस है, बासमती राइस है, उनके थ्रू। और फिर हम यही सऊदी अरब और ये रास्ते से तेल को भी इंपोर्ट करवाते हैं हमारे वेस्टर्न जो भी पोर्ट्स है उनकी तरफ। और हमारा 85% के अराउंड जो क्रूड है वो इसी रास्ते के थ्रू आता है, और अल्टीमेटली अब ये बंद हो चुका है, तो जिसकी वजह से इंडिया में क्रूड के प्राइसेस, मतलब इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ना तय है, जो ही माना जा रहा है, अगर ये वॉर जल्दी से जल्दी नहीं रुकती है तो। दूसरा, हमें सर रशिया जो वॉर में आया था वो उस वक्त भी तो ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया को बेनिफिट था। कैसा बेनिफिट था? रशिया डिस्काउंटेड रेट पर हमें क्रूड प्रोवाइड कर रहा था, जिसे डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड डील के बाद या डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के बाद हमने खरीदना बंद कर दिया है। और अब ईरान से भी कुछ नहीं खरीद रहे, बिकॉज वो भी सैंक्शन किया हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है भाई ईरान से भी आप क्रूड मत खरीदिए। आप कहां से खरीदिए? आप वेनेजुएला से खरीदिए। आप वेनेजुएला से खरीदना अल्टीमेटली अब हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है, बिकॉज ऑफ द हार्ड क्रूड ऑयल जो वेनेजुएला का है। कंपनीज जो रिफाइनरीज कंपनी है उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है इस चीज से, लेकिन ओवरऑल अगर ये वॉर नहीं रुकती है तो हमें क्रूड और एलपीजी को लेकर बहुत प्रेशर फील करना होगा, बिकॉज कतर ने भी अपने एलपीजी प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा बंद किया है। तो उससे आने वाले समय में हो सकता है कि जो गैस के प्राइसेस हैं इंडिया में वो भी आपको बढ़ते हुए दिख सके। एक्सक्यूज मी। देन इसके बाद क्या है? इसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी है, जो क्रूड है, बासमती राइस वगैरह है, ये भी हम इसी रूट के थ्रू यहाँ से फ्लोट करवाते हैं और सीधा यूरोप की तरफ जाता है। अगर आप ध्यान देंगे तो नेक्स्ट रूट में जितने भी शिपमेंट्स हैं वो क्लोज होने की वजह से रोक दिए गए, स्टेट ऑफ हार्मुज में क्लोज होने की वजह से वहां पर रोक दिए गए। जो रिफाइनरीज एंड ऑल है उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, और आने वाले समय में व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज कि भाई गल्फ रीजन में भी यू विल फाइंड कि 17 से 20 मिलियन बैरल गल्फ रीजन क्या करता है पर डे पर ट्रांसपोर्ट करता है। उसका 50-60% इसी एरिया के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ये जो गल्फ है इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। 50 से 60% के अराउंड जो भी प्रोडक्टिविटी होती है उसका। इंडिया का जैसे कि मैंने आपको कहा 85% के अराउंड क्रूड वहीं से आ रहा है, उसी रूट के थ्रू आ रहा है। एंड इंडिया के लिए जो लार्जेस्ट एलएनजी सप्लायर है वो है कतर, और कतर में अल्टीमेटली आप देख सकते हैं वहां पे भी बहुत ज्यादा ड्रोन्स के थ्रू अटैक किया गया है यूएस के बेसिस पर, कुछ रिफाइनरीज पर और कुछ नेचुरल गैसेस के भी हब्स पर, जिसकी वजह से वहां पर भी प्रोडक्टिविटी में थोड़ा हैम्पर होगा। आगे हम क्या देख सकते हैं? आने वाले कुछ समय में हम देख सकते हैं अगर ये एस्केलेट मॉडरेट रहा, मॉडरेट कहने का मतलब हो गया, मान लीजिए ये जो वॉर है ये 1 वीक के अंदर अंदर क्लोज हो जाता है, या मान लीजिए 1 मंथ के अंदर अंदर ये खत्म हो जाता है, चलो ठीक है 1 महीने की बात ही हो गया, जो होना था हो गया खत्म। अगर ऐसा चलता है तो हम क्रूड ऑयल 90-95 जाते हुए देख सकते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में हो सकता है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 6 से 5 रुपए के करीब करीब बढ़ जाएंगे, और सिलेंडर के प्राइसेस पर सिलेंडर 40 से 80 रुपीज बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये सीरियस हो जाता है एस्केलेशन, मान लीजिए ये वॉर 6 मंथ करीब करीब चल जाती है या 1 ईयर चल जाती है, एक्सटेंडेड रहता है, किसी वजह से यूएस अपने आप को पीछे खींच लेता है और इजराइल जो है वो अकेले ही वॉर कर रहा है ईरान के साथ, तो क्रूड प्राइसेस 100 के ऊपर 110, 120 तक जा सकता है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इंडिया में 12 से 10 रुपए बढ़ सकते हैं। मतलब अगर आज आपको 108 रुपए में मिल रहा है पेट्रोल, तो 12 रुपया बढ़ाकर आप ले लीजिए, वो चीज आपको 20 रुपए के करीब मिलेगी।
और एलपीजी सिलेंडर के दाम भी 100 से 200 रुपए पर सिलेंडर बढ़ सकते हैं। और आपको पता होगा पेट्रोल का प्राइस बढ़ने का मतलब क्या हो गया। आज 20% इथेनॉल तो मिक्स करना शुरू कर ही दिए, लेकिन फिर भी पेट्रोल के प्राइसेस नीचे नहीं आ रहे। और ये इन्फ्लेशन का जो बर्डन हमारे ऊपर आएगा उसकी वजह से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन, कच्चा सामान जो भी है उन सब के प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएंगे। सेकंड है, इसकी वजह से डॉलर पे भी इंपैक्ट आ रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे जब से मार्केट क्रैश और ये वॉर शुरू हुई है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो गया है, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है और रुपया गिरते जा रहा है डॉलर के ऊपर। इससे हमारे आईटी रेमिटेंस पे भी बेनिफिट, मतलब देखा जाए तो बेनिफिट है, बिकॉज हमारा आईटी क्या कर रहा है, हमें डॉलर तो दे रहा है कमा के। लेकिन जो एआई का लास्ट कुछ मंथ या आप बोल सकते हैं 6 महीने या 1 साल से जो आईटी में भी प्रेशर देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द एआई, कि भाई एआई आएगा तो आईटी पे इफेक्ट आएगा, आईटी पे इफेक्ट आएगा तो रेमिटेंस पे प्रॉब्लम होगा, वहां से रेमिटेंस नहीं आएगा, जिसकी वजह से भी रुपया फॉल कर रहा है। रुपये में लगातार फॉल देखने को मिल रहा है और डॉलर इंक्रीज कर रहा है। डॉलर राइज कर रहा है, ये हमारे लिए अच्छा संकेत है। लेकिन अगर रुपया गिरता जाएगा तो और आईटी में भी प्रॉब्लम आती है, आईटी को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना बंद होते हैं। अगर बीपीओ रिलेटेड सेक्टर्स में प्रॉब्लम आते हैं, then we have a very big issue which we need to deal, which we are or which we have to deal, we have to see कि इंडियन गवर्नमेंट इस पे क्या करती है। बढ़ता हुआ जो डॉलर है वो रेमिटेंस के लिए तो अच्छा है सर, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आईटी में प्रेशर है जैसा मैंने आपको कहा। और अल्टीमेटली अगर आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से हमें तो इंपोर्ट करना है ऑयल, और अब वो इंपोर्ट अगर हम ऑयल का वेनेजुएला से करते हैं या हम कोई दूसरा मीडियम चूज करते हैं, दूसरे रूट के थ्रू अगर हम बुला रहे हैं या ला रहे हैं तेल को, तो अल्टीमेटली जो हमारा कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस है, जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है प्रति बैरल वो बढ़ जाएगा एंड वी हैव टू पे मोर प्राइसेस फॉर द क्रूड। शेयर मार्केट इसी चीज को लेकर चिंतित है, मार्केट इसी चीज को लेकर चिंतित है जो आपने ये मार्च 2 दैट इज मंडे का डेटा में आपने देखा होगा। मंडे में यही हुआ है, ये तो फिर भी एक रिकवरी आने के बाद का डेटा है, क्लोजिंग इस तरीके से हुई है, लेकिन इसके बीच में मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश कर गया था। और गिफ्ट निफ्टी फिलहाल के लिए यही बता रहा है कि शायद कल का दिन भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। मार्केट बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं प्रेशर में। लोगों ने एसआईपी तो करनी है, लोग एसआईपी कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि चलो ठीक है ये हट जाएगा हमारे पैसे बन जाएंगे। नो डाउट मार्केट अपॉर्चुनिटीज इसी वक्त देता है, आप गिरे हुए मार्केट में जितना पैसा लगाएंगे आपको उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। लेकिन जो मेरा ये मानना है, मैंने ये देखा है कि जो 70% के अराउंड इन्वेस्टर्स हैं हमारे पास अभी फिलहाल की इकोनॉमी में। अगर आप देखेंगे हमारी इकोनॉमी में जो डीआईआई है उनका ओनरशिप क्या हो रहा है, वो तो बढ़ते जा रहा है, और जो एफआईआईज है वो बेच के निकल रहे हैं। जो 70% के अराउंड इन्वेस्टर्स हमारे इकोनॉमी में फिलहाल हैं, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सब कोविड के बाद आए हैं, मतलब उनकी एंट्री कोविड के बाद हुई है। तो उन्होंने मार्केट गिरते हुए देखा है और उसको इंक्रीज होते हुए देखा है। उन्होंने देखा है कि मार्केट गिरता है, शार्प फॉल आती है मार्केट में, फिर मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ निकल जाता है और पैसे बनते हैं। लेकिन 70% के अराउंड जो इन्वेस्टर्स हैं कोविड के बाद है, उन्होंने ऐसा मार्केट नहीं देखा। उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर देखा है कि गिरने के बाद भाई ठीक है मार्केट फिर बढ़ जाता है। उन्होंने देखा है कि भाई इजराइल वॉर चली थी ईरान के साथ 6 महीना पहले, तो मार्केट गिरा फिर बढ़ गया, तो यहाँ भी बढ़ जाए, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है वॉर 1 महीने में खत्म हो जाए, 1 हफ्ते में खत्म हो जाए तो बढ़ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये इस चीज को लेकर हमें हमेशा पॉजिटिव रहना ही चाहिए। लेकिन अगर ये स्थिति बनी रहती है लंबे समय के लिए और कुछ ना कुछ विवाद हो ही रहा है और तेल पे अगर प्रेशर आएगा, तो मार्केट आपको लॉन्ग रन में नेगेटिव रिटर्न या कांस्टेंट आप बोल सकते हैं कि रिटर्न या तो नेगेटिव बनेगा या आपके पैसे बनने वाले नहीं है। एंड यू हैव टू बी इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विद गुड स्टॉक्स, विद गुड म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज 70 से 60% जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, जो यंग है, डायनेमिक है, एनर्जेटिक है, उन्होंने भी इस टाइप का मार्केट नहीं देखा। क्यों? क्योंकि यहाँ अनसर्टेनिटी हर तरफ से है, आप कल का दिन क्या होगा कोई नहीं बता सकता, एंड मार्केट डोंट लाइक अनसर्टेनिटी।
आई एम वेरी मच पॉजिटिव अबाउट द मार्केट, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट द इंडियन इकोनॉमी। इंडिया रहेगा, इकोनॉमी रहेगी, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हमारी इकोनॉमी हमेशा रहेगी, हमारे लगाए हुए पैसे हमारे बच्चों को काम आएगा, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट एक बेटर स्पेस पे होना चाहिए। एंड द लास्ट कि सर इतना तो डर गए हम, अब अपॉर्चुनिटीज क्या है हमारे पास, क्या कुछ बेनिफिट्स हैं जो हमें मिल सकता है। एंड द बेनिफिट इज दिस, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है मिडिल ईस्ट वॉर से, हमारा आईटी है, इसके थ्रू हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। डिफेंस सेक्टर बहुत बढ़िया बूम करेगा, डिफेंस में हमें लगे ही रहना है, बिकॉज डिफेंस अल्टीमेटली जहां कियोस है वहां डिफेंस का काम है, एंड हमारी डिफेंस कंपनीज बहुत अच्छा कर रही है, और अल्टीमेटली इसका बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी को मिलेगा। हम सोलर में आजमा सकते हैं, हम विंड एनर्जी, सोलर पैनल्स वगैरह में भी बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट हमने किया है, जिसका बेनिफिट हमें मिलेगा लॉन्ग रन में, वॉर होने के बाद भी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन सेक्टर्स में भी ये है, वो है हमारे डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा तो दिया, लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो वर्ल्ड इकोनॉमी को झेलना पड़ रहा है। अमेरिका तो ग्रेट हो रहा है, यूएसए विल बी ग्रेट, बट जब तक डोनाल्ड ट्रंप है वो शायद इन सेक्टर्स में भी हमें ग्रो करने नहीं देंगे, और कुछ ना कुछ प्रेशर हमारे ऊपर बना के रखेंगे। जैसे कि अगर आप देखेंगे सोलर पैनल्स के ऊपर उन्होंने 126% का टैरिफ लगाया है। हमारे पास खुद के डिफेंस इक्विपमेंट्स है, लेकिन फिर भी ये दबाव देते हैं कि भाई आप हमसे खरीदो, रशिया के पास मत जाओ, किसी के पास मत जाओ, हमसे खरीदो। अल्टीमेटली डिपेंडेंस बढ़ाने की बात है। आईटी इंडस्ट्री में आप देख लीजिए वीजा रिलेटेड इश्यूज हैं, साथ ही साथ आईटी इंडस्ट्री में अभी फिलहाल के लिए एआई का बहुत बड़ा खतरा है हमारे ऊपर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। एंड ये अपॉर्चुनिटीज पहले भी वॉर में हमारे पास रही है, यही अपॉर्चुनिटी, यही इंडिया का मेन अपॉर्चुनिटी है, यही है वो सेक्टर जहां हम खूब ज्यादा पैसे या डॉलर्स अर्न कर सकते हैं, अपने आप को रेसिस्टेंस दिखा सकते हैं। लेकिन पास में भी हमने दिखाया है इन्हीं के थ्रू और एक्सपोर्ट्स के थ्रू, लेकिन उस समय ये नहीं थे, इनकी जो सोच थी टैरिफ की, जो वॉर का, वो नहीं था, जिसकी वजह से हमने इन चीजों को कोप अप करके हम आगे निकल आए। लेकिन फिलहाल के लिए जब तक ये है, कल के दिन क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। एंड एज वी से दैट एवरी वॉर रीशेप ग्लोबल पावर बैलेंस, इस बार भी ये वॉर कुछ पावर बैलेंसेस में चेंजेस लाएगा। बस क्वेश्चन यही है कि whether the world change, the question is whether India use the movement or not, and this is our movement if we use it। लेकिन अगर हम इसके डर से बैठे रहेंगे, जो कि अल्टीमेटली संकेत तो यही आ रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो फिलहाल के लिए कुछ भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लेना चाहती जो इसको खड़ा करे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जुड़े रहें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जो अब फिलहाल के लिए आने वाले हैं इस इवेंट के ऊपर, तब तक जब तक क्लैरिटी नहीं होती है कि इकोनॉमी में क्या होने वाला है।